हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी मित्र में। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो ज्योग्राफी के पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हमने शुरू किया 9th के NCERT को। तो पहला 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अब अगला चैप्टर आता है जलवायु। दोस्तों, यह जो चैप्टर है ना, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे मुश्किल लोगों को यही लगता है। अब कहिएगा मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि ये जलवायु एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहाड़, नदियां, प्राकृतिक स्वरूप, वो दिखती थी, समझ में आ गई। लेकिन जलवायु नहीं दिखती है, और चूंकि ये जलवायु नहीं दिखती है तो फिर हमें समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए, जलवायु को हम लोग समझेंगे इस मैप की सहायता से कि भारत में कहां पे कैसी जलवायु है और वो जलवायु क्यों है। आपने देखा होगा कि पिछले वीडियो में भी हम लोग मैप की सहायता से पढ़ते हैं, और मैप की सहायता से जब पढ़ते हैं तो समझ में अच्छे से आता है। और आप लोगों के कमेंट भी आया हुआ है कि वीडियो में बहुत अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, यह है क्या चीज? तो देखिए, जलवायु शब्द किससे बना है? जल वायु, मतलब वायु में जो जल की स्थिति होती है उसी को तो हम लोग जलवायु कहते हैं। तो अब कैसे कैसे बदलता है, क्या होता है, उसको जानेंगे। तो चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। कहते हैं, तो उससे पहले अब हम लोग जानते हैं शुरू से। पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को, मतलब किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? 3 चीज। पहला स्थलाकृति, दूसरा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र, तीसरा वायुमंडलीय अवस्था। अब ये जो तीसरा वायुमंडलीय अवस्था है ना, यही वायुमंडलीय अवस्था क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है या जलवायु कहलाता है। अब यहां पे आप देखिए, वायुमंडलीय अवस्था है, इसको हमने क्या कहा? मौसम भी कहा, जलवायु भी कहा। अब कहिएगा ये मौसम और जलवायु क्या है? तो सुनने में दोनों एक जैसा लगता है। आप भी सोचते हो क्या, अरे मौसम और जलवायु तो एक ही बात है। लेकिन एक ही बात नहीं है, इसमें अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, छोटे समय की वायुमंडलीय दशा को दर्शाता है मौसम। मतलब मौसम जो है वायुमंडलीय दशा को दर्शाएगा। कब दर्शाएगा? छोटे समय के लिए। छोटे समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे हम बोलेंगे अभी कैसा मौसम है, एकदम सही है। 10 मिनट बाद मौसम बदल सकता है। कल अलग मौसम था, आने वाले समय में भी अलग मौसम रहेगा। मतलब मौसम क्या होता है? कभी भी बदल सकता है, क्षणिक होता है। वहीं जलवायु लंबे समय तक की वायुमंडलीय अवस्था को दर्शाती है। ये वायुमंडलीय अवस्था कितने समय तक? लंबे समय। लंबे समय 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन नहीं, यह कम से कम 10 वर्ष से अधिक होता है। तो समझ में आई बात कि वायुमंडल की दशा का जब अध्ययन हम लोग 10 वर्ष से अधिक समय का एवरेज के रूप में करते हैं, कम से कम 30 वर्ष, माफ कीजिएगा 10 बोल रहा था, 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तो कम से कम 30 वर्ष का जो अध्ययन होता है तब उसे जलवायु बोलते हैं। तो जलवायु क्या क्षण में बदलेगा? नहीं बदलेगा। अभी कुछ है, 2 मिनट बाद कुछ होगा? नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको मौसम और जलवायु। अब इसी जलवायु को बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो मौसम है ना और जलवायु है, यह वायुमंडलीय दशा पे तो निर्भर करता है। तो किस आधार पे यह बदलता है? तो इसको कौन कौन प्रभावित करता है? तो इसको प्रभावित करने वाला टोटल 6 कारक है। कितना कारक है? 6 कारक। पहला क्या है? पहला कारक है अक्षांश। अक्षांश पे भी बहुत निर्भर करता है। 0 डिग्री पे गर्म होता है, जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? तापमान कम होता जाता है। तो इसको विस्तार से आगे देखेंगे। ऊंचाई, ऊंचाई पर भी क्या होता है? बहुत निर्भर करता है जलवायु। कैसे? समुद्र तल से जितना ऊंचा जाएगा ना, तो जितना ऊपर जाएगा, ऊंचा जाएगा, उतना तापमान कम होगा, और समुद्र तल पे क्या होगा? ज्यादा होगा। कैसे होगा? ये अभी हम लोग देख लेंगे। वायुमंडलीय दाब और पवन तंत्र, ये तो सबसे महारथी चीज है। अगर इसको समझ लिया तो फिर जलवायु तो समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आइए समुद्र तट से दूरी। समुद्र के नजदीक जो शहर होता है, जो क्षेत्र होता है, वो क्या होता है? उसका तापमान लगभग साल भर समान ही रहता है। क्यों होता है? क्योंकि समुद्र
का पानी को गर्म और ठंडा होने में टाइम लगता है, तो उसके आधार पर समुद्र की दूरी भी बहुत बड़ी घटक है। उसके बाद महासागर, ये धाराएं, महासागर इन समुद्र के ऊपर जो धाराएं चलती है उस पर भी निर्भर करता है, और उच्चावच लक्षण। तो टोटल ये 6 कारक जो है जो कि प्रभावित करती है मौसम को और जलवायु को। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, लेकिन शुरू में सबसे पहले देखते हैं क्या कि भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है। अब यहां पे मानसूनी जलवायु है, और एक चीज और याद रखिएगा, ये मानसूनी में भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, क्या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। अब क्या कहिएगा कि भारतीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब ये मानसूनी क्या है, पहले इसको समझेंगे फिर समझेंगे उष्ण कटिबंधीय। देखिए मानसूनी के साथ भी एक कहानी है। अरबी लोग भारत में क्या करने आते थे, व्यापार करने आते थे, तो जहाज लेके आते थे, समुद्र की जहाज जिसमें कि माल लेके आते थे। अब समुद्री जहाज जो आता था ना, तो वह निर्भर करता था किस पे, वायुमंडलीय दशा पे। उस समय तो टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा अच्छा था नहीं, तो वो लोग ध्यान देते थे कि कब भारत का में मतलब वायुमंडलीय दशा स्थिर होगी, हवा की दिशा कब सही होगी। तो इसी हवा की दिशा को वो लोग बोलते थे मौसम, और इसी मौसम शब्द से, अरबी शब्द से हमारा क्या निकल के आया, मौसम। तो समझ गए कि मौसम मतलब हवा की दिशा, यानी वायु की दिशा में परिवर्तन। तो मानसून का अर्थ है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में जो परिवर्तन होता है ना, उसी को कहते हैं मानसून। तो मान तो गए कि भारत की जलवायु मानसूनी है, लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्यों है। अब देखिए यहां पे आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा, तो उस डाउट को पहले क्लियर कर लें। अब देखिए ये हमारा रहा ग्लोब, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यह है क्या, विषुवत रेखा 0 डिग्री, ये 23 डिग्री यानी कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि विषुवत रेखा से 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, जहां की सूरज की किरणें एकदम सीधी आती है, इस कारण से इस जगह पे क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। क्या होता है, उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध समझ में आ गया। और वह ये जो कर्क रेखा है उससे और आर्कटिक रेखा है, इस दोनों के बीच में क्या होता है, इस दोनों के बीच में हो जाता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। नीचे भी मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच क्या हो जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध गर्म, शीतोष्ण कटिबंध उसे ठंडा। अब आप कहिएगा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, आधा हिस्सा कर्क रेखा के नीचे और आधा ऊपर आता है। तो इसको देखिए मैप में, देखिए थोड़ा भारत के मैप को देखते हैं। यहां देखिए, अब देखिए भारत का क्या है, कर्क रेखा जो है एकदम 2 भाग में बांट देती है। तो कहिएगा नीचे क्या है, उष्ण कटिबंध होना चाहिए, और ऊपर शीतोष्ण कटिबंध होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्यों। तो इस क्यों का जवाब क्या है, यहां पर भारत के ऊपर में क्या है, यहां पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। जानते हैं आप लोग कौन सी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और यह पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंची है, इतनी ऊंची है कि उत्तर से जो आती है ना ठंडी हवाएं, इस हवाओं को यह हिमालय पर्वत रोक लेती है। और जब इस हवा को, यानी जो ऊपर चीन और साइबेरिया यानी रूस का जो साइबेरिया वाला हिस्सा है, वहां से जो हवा आ रही है उसको लेती है रोक। और जब रोक लेती है तो उस हवा का प्रभाव हिमालय के इस पार हो नहीं पाता है। यही कारण है कि जो नीचे है ये तो एक जैसा रह जाता है और इससे बच जाता है। यानी कि नीचे, हिमालय के नीचे क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। और इसका मेन कारण क्या हो गया, हिमालय की ऊंचाई। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा भारत को 2 भाग में बांटती है, यानी आधा शीतोष्ण और आधा उष्ण होना चाहिए, लेकिन फिर भी भारत में उष्ण कटिबंधीय क्यों है। तो जब ये समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे देखिए हमारा देश जो है ना बहुत ही खास है, हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। तो कहीं पे क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का लगा है, कहीं गर्मी, कहीं ठंडी, कहीं बारिश ज्यादा तो कहीं बारिश कम। देखें थोड़ा कहां कहां क्या है। सबसे पहले देखिए तापमान में डिफरेंस। तो गर्मियों में राजस्थान का तापमान 50 डिग्री भी क्रॉस करता है। अब गर्मी में छोड़िए ना, राजस्थान काफी हिस्सा 50 से क्रॉस कर रहा है। लेकिन वहीं कश्मीर में सिर्फ 20 डिग्री रहता है, इतना कम। और द्रास सेक्टर में तो -45 तक चला जाता है। तो क्यों होता है, तो यही सब देखेंगे हम लोग, समझेंगे। वर्षा देखिए,
वर्षा हिमालय के हिस्सा में हिमपात के रूप में होती है और अन्य जगहों पर बारिश के रूप में होती है। तो क्यों होती है? मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक होती है और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर। मेघालय में तो एक ऐसा जगह है मासिन राम जहां की दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड होती है। तो यही चीज हम लोग आगे समझेंगे अब अच्छे से। तो समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको जलवायु में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए ये रहा हमारा ध्रुव, ठीक, ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये क्या हो गया? ग्लोब। तो सबसे मिडिल में कौन सा होता है? बृहस्पत रेखा आपको पता है, ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, और उसके बाद आर्कटिक रेखा और इधर अंटार्कटिक रेखा। आपको क्या पता है कि कर्क रेखा क्या होता है ना, यहां पे सूरज एकदम सीधा, जैसे यहां पे अगर सूरज है, ओहो बन जाओ सूरज है तो इसकी जो किरणें आएगी ना वो क्या होगी? इसकी किरणें यहाँ तो एकदम सीधा आएगी तो सबसे ज्यादा गर्मी हो जाएगा। यहाँ क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा, तो यहाँ पे थोड़ा कम, और सबसे ध्रुव के साइड में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? एकदम दूर होती जाएगी सूर्य से, तो जिसके कारण तापमान एकदम कम होता जाएगा। तो ये जो अक्षांश है ना, इस पे निर्भर करता है क्या? तापमान किसी भी जगह का। 0 डिग्री के जितना पास होगा तापमान उतना ही अधिक होगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, यानी 0, 10, 15, 20, 23, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। नीचे भी वही हाल होता है। तो इस आधार पे हम लोग बांटे भी हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी का बीच का जो हिस्सा है यही सबसे गर्म, यानी उष्णकटिबंध। कर्क रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो हिस्सा है ये शीतोष्ण और ये शीतकटिबंध। दक्षिण में भी हम वैसे ही करते हैं। तो यहां पर हम क्या समझ गए कि अक्षांश जितना ज्यादा होगा वहां का तापमान उतना ही कम होगा और 0 डिग्री पे सबसे अधिक होगा। तो ये तो था पहला चीज। अब दूसरा चीज है ऊंचाई। चलिए ऊंचाई को समझते हैं। मान लीजिए कि ये पहाड़ी हिस्सा है, ये सबसे टॉप का हिस्सा है, और ये जैसे जैसे नीचे आते हैं ना, ये क्या होता है? ये कम हो जाता है, ये समुद्र तल हो गया। तो अब तापमान का इस ऊंचाई पे क्या मतलब है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, ये जो समुद्र तल है ना, यहां सबसे ज्यादा तापमान होगा, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाएंगे तापमान वैसे वैसे क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। समझ में आ गया? तो टेम्परेचर जो है यानी तापमान ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। कितना घटता है? अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं ना तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस 6.5 डिग्री कम हो जाता है। तो समझिए कि भारत क्या है, भारत में तो बहुत सारा पहाड़ है जहां तहां। तो जो शहर पहाड़ पे बसा होगा और जो शहर नीचे बसा होगा उस दोनों के तापमान में तो अंतर होगा ही। अब अक्षांश रेखा ऐसे चलती है ना, मान लीजिए कोई शहर यहां पे बसा है ऊंचाई पे, और कोई शहर क्या है? ग्राउंड पे है, पहाड़ पे नहीं है। तो दोनों सेम अक्षांश होते हुए भी कहीं का तापमान ज्यादा हो जाएगा, कहीं का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ पे है ऊंचाई पे वहां का तापमान कम होगा, और जो पहाड़ पे नहीं है ऊंचाई पे नहीं है उसका तापमान क्या होगा? वह एकदम ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसके आधार पे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। यहां देखिए कि अमृतसर और शिमला दोनों लगभग क्या है? आसपास है। अमृतसर और शिमला लगभग अक्षांश में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वही अमृतसर में बहुत गर्मी होती है और शिमला एकदम शांत, एकदम हिल स्टेशन है। कैसे? तो क्योंकि अमृतसर जो है वह धरातल है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कम है, और शिमला जो है वो क्या है? वो पहाड़ पे बसा हुआ है, ऊंचाई पे बसा है, जिसके कारण शिमला का तापमान कम होता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऊंचाई का क्या प्रभाव पड़ता है तापमान पे, और अक्षांश कैसे प्रभावित करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज पढ़ेंगे, मानसून यानी हवा, वह भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो आइए देखें, और उसी के नाम पे तो भारत को मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो देखिए, ये है हमारा भारत। भारत के इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर। और इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। अब देखिए कि यहां चारों तरफ पानी है,
तीन, इधर देखिए ये पूरा का पूरा पानी तीन तरफ से घिरा हुआ है और ये है जमीनी हिस्सा। तो पानी और जमीनी हिस्सा का क्या मतलब है, तो इसको फिर से हम समझते हैं। कैसे समझते हैं, देखिए देखिए ये हिस्सा जो है ना जमीन है, और ये क्या है, जल स्रोत है, और यहां रहा सूर्य, और ये बीच के हिस्सा में क्या है, हवा भरा हुआ है। तो अब क्या प्रभाव पड़ता है इसका, देखिए सूर्य की रोशनी जब आएगी ना जमीन पे भी जल स्रोत पे, तो क्या होगा, गर्मी पैदा होगा, यानी गर्म करेगा। तो कहां गर्म ज्यादा होगा, तो यहां देखिए जमीन पे क्या होगा कि यहां यह जल्दी गर्म हो जाएगा, और जल क्या है, जल स्रोत को गर्म होने में समय लगता है। तो यहां जो हवा होगी वह हवा और यहां पे जो हवा होगी वह हवा, दोनों में क्या हो जाएगा, यहां की हवा उतनी गर्म नहीं होगी, ठंडी होगी, और यहां पे जो हवा है वह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और जब गर्म हो जाती है हवा तो वो कहां जाती है, ऊपर की तरफ। तो यहां पे जो हवा है वह हवा गर्म हो जाएगी और कहां जाएगी, ऊपर की तरफ। तो ऊपर जब गई तो यहां से हवा जब ऊपर गई तो यहां पे क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निम्न दाब। समझिए अच्छे से, समझ गए। सूर्य की किरण दोनों जगह पे आ रही है, दोनों जगह गर्म कर रही है, लेकिन जमीन वाला हिस्सा ज्यादा जल्दी गर्म होगा, और जल वाला क्या होता है, बहुत धीरे से गर्म होता है, देर से। तो यहां पे जब गर्मी बढ़ती है तो हवा गर्म होकर कहां जाती है, ऊपर की ओर। कुछ भी गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है, कोई भी हवा ठंड हल्की हो जाती है तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे हवा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से हवा तो ऊपर चलेगी, तो यहाँ पे हवा कम हो जाएगा, तो इसीलिए कहेंगे कम दाब। कम दाब यानी निम्न दाब हो जाएगा। और इस निम्न दाब के तुलना में यहां पे जहां की हवा ठंडी है, यहां पे क्या हो जाएगा, उच्च दाब। समझ में आ गया। यहां निम्न है, यहां उच्च है, तो ये भरने के लिए तो आएगी ही। तो होता क्या है कि सूर्य की किरणें जब जमीन पे आती है सीधी, तो यहां पे हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ चली जाती है, तो यहां जगह खाली हो गया। इस जगह को खाली जगह को भरने के लिए हवा इधर से आ जाएगी, किधर से, पानी वाले हिस्से से, तो उच्च दाब से। तो ये इधर आ गई, तो हवा क्या हुआ, इधर से इधर बहना शुरू कर दी। तो ये रहा, हवा कैसे बहती है, किस दिशा में बहती है, वह निर्भर करता है इसी चीज पे कि कहां निम्न दाब है, कहां उच्च दाब है। जहां निम्न दाब होगा तो उच्च दाब से हवा उधर बहेगी। अब देखिए जल स्रोत से आ रही है इधर, तो जल स्रोत से आएगी तो इसमें नमी की मात्रा तो अधिक होगी। नमी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जल स्रोत है, नमी की मात्रा जब अधिक होगी और इधर से आएगी, और जब यहां पे आएगी और तो क्या होगा, इधर वर्षा कर आएगी। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग अभी समझेंगे भारत के मैप पर। देखिए भारत में, भारत के इधर देखिए इस दोनों हिस्से में क्या है, समुद्र है, नीचे भी समुद्र है। तो अब दक्षिण से जो यहां से हवा आती है, अब देखिए ये जमीनी हिस्सा में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से यहां पे वायु गर्म होगी और गर्म होकर ऊपर चली जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, निम्न दाब हो जाएगा। और जब यहां निम्न दाब होगा तो समुद्र साइड से हवा आएगी उसको भरने के लिए। तो देखिए हिंद महासागर से जो हवाएं आती है, जिसको हम लोग दक्षिण का मानसून बोलेंगे, हवा के दिशा को मानसून बोलते हैं। तो यह हवा जब यहां तक आती है तो यहां पे दो भाग में बट जाती है, एक इस साइड से जाएगी और एक इस साइड से जाएगी। तो देखिए सबसे पहले जो ये मानसून आ रही है वो सबसे पहले कहां पे भारत को टच करेगी, तो सबसे जो दक्षिणी हिस्सा यही है। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है, केरल है। यह क्या है, केरल। तो भारत में मानसून सबसे पहले कहां पे आती है, केरल में आती है 1 जून के आसपास, और केरल में आती है। अच्छा ये प्रश्न समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि भारत के किस हिस्से को सबसे पहले टच करती, केरल को। और द्वीप समूह में किसको, यहां पर एक द्वीप समूह है क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अब देखिए इसमें केरल को टच करती है, और यहां पे क्या है, यहां पे एक पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत। आपको पता है पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि केरल के इस हिस्से में क्या है, यहां पे पश्चिम, भारत के इस हिस्से में पश्चिमी घाट पर्वत है। तो ये जो हवा आती है ना मानसून, यहां आकर के पश्चिमी घाट से टकराती है और टकरा करके केरल में खूब बारिश करवाती है। और ये पश्चिमी घाट क्या है, काफी ऊंचा है, तो हवा को रोक करके खूब बारिश करवाती है। और इसके कारण यह इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। क्रॉस जब नहीं कर पाती है तो ये जो हिस्सा है तमिलनाडु, तमिलनाडु इधर कर्नाटका, आंध्रा,
का कुछ हिस्सा, मतलब ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा में मानसून की हवा तो आ ही नहीं पाती है, जिस कारण से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, कम, एकदम ना के बराबर होती है। तो इस घटना को हम लोग एक नाम देते हैं वृष्टि छाया, वृष्टि छाया क्षेत्र। तो मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्रा वृष्टि छाया प्रदेश में होता है और जहां बारिश नहीं होती है। तो समझिए इसको अच्छे से, पहले वृष्टि छाया को मान के चलिए ये पहाड़ है, इधर से कोई हवा अगर आ रही है तो टकरा जाएगी, इससे टकरा करके इस एरिया में तो पूरा बारिश करवा देगी, लेकिन इधर क्या होगा, इधर बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं। तो इधर जो बारिश नहीं होगी, इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, वृष्टि छाया। और यहां पर क्या है कि यहाँ के जो पश्चिमी घाट है उसके कारण इसके इधर वाले एरिया में क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तो यहां तक समझ गए होंगे आप। अब आइए दूसरी मानसून जो यहां से आती है मुंबई के आसपास, तो मुंबई से भारत में प्रवेश करती है, मतलब इस एरिया से जो प्रवेश करती है, ये लगभग 10 जून के आसपास। अब यह मुंबई के आसपास कब पहुंचती है, 5 से 10 जून के बीच, और यह यहां से होते हुए छत्तीसगढ़ के बेसिन को टच करते हुए ऊपर आ जाती है और मध्य भारत में यह बारिश करवाती है। ये दूसरी मानसून का जो पहला तो यहां नीचे चला गया, दूसरा यहां से जो आया भाग वह मध्य भारत में बहुत बारिश करवाती है। अब तीसरा हिस्सा जो कि गुजरात से प्रवेश करती है, तीसरा हिस्सा यहां से गुजरात से प्रवेश करती है, तो प्रवेश करते हुए ऊपर की तरफ आती है, तब तक इधर से जो मानसून आती है वो आके टकरा जाती है, दोनों मिल करके इस एरिया में बहुत बारिश करवाती है, जिससे पंजाब वाले एरिया में भी बारिश होती है। तो समझ में आ गया है थोड़ा सा मानसून। तो इसी को बोलते हैं हम लोग दक्षिण पश्चिमी मानसून। यहां से दो भागों में बट गया, जो पश्चिम हिस्सा हो गया वो पश्चिमी और जो पूर्वी हो जाएगा वो पूर्वी। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या हुआ, सबसे पहले वो केरला में आया तो यहाँ पे बारिश करवाई और वृष्टि छाया प्रदेश बन गया पश्चिमी घाट के कारण। दूसरा जो मुंबई से प्रवेश किया वह मध्य भारत में पूरा बारिश करवाती है। और तीसरा जो कि गुजरात से आती है तो उत्तर भारत की ओर जाती है, तब तक इधर से दक्षिण पूर्वी मानसून भी आ जाता है। तो पहले दक्षिण पूर्वी मानसून को देखते हैं। यहां से जो दूसरा हिस्सा आई, एक हिस्सा यहां तक आती है और यहां पे एक पहाड़ी है म्यांमार की, अरकान की पहाड़ी। अरकान की पहाड़ी से टकरा करके यह भारत में प्रवेश कर जाती है और इधर मध्य भारत में, गंगा की घाटी में, बंगाल में और इधर पंजाब तक यह बारिश करवाती है। तो पहला हिस्सा समझ में आ गया। अब इसी दक्षिण पूर्वी मानसून का एक दूसरा हिस्सा जो इधर से आती है, यहां आकर के बांग्लादेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है और भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी भाग में पहुंच जाती है और इस उत्तर पूर्वी भाग में घनघोर बारिश करवाती है। और यहां से मुड़ते हुए फिर यह भी गंगा की घाटी में आती है और होते हुए पंजाब की ओर चली जाती है, तो इधर भी बारिश करवाती है। अब यहां पे देखिए कि ये दूसरी मानसून जो कि आती है उत्तर पूर्वी मानसून, यह इस एरिया में पहाड़ी है, गारो घासी और जयंतिया की पहाड़ी है। और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर यह फंस जाती है पहाड़ों के बीच और फंसने के बाद इस जगह पे बहुत बारिश करवाती है, जिसके कारण यहां पे मासिन राम जो ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है। तो समझ में आ गया क्यों होती है। और इस तरह से यह फिर कहां जाती है, गंगा की घाटी वाली क्षेत्र में, और उसके बाद यह पंजाब पहुंच जाती है और पंजाब तक बारिश करवा। यह मानसून जून से शुरू होती है और सितंबर में फिर वापस हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह था दक्षिण वाला मानसून, यानी दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी। अब एक और मानसून है वो पूर्वी मानसून, नाम ये उत्तर पूर्वी मानसून। अब यह क्या होता है कि इस एरिया से भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद, अच्छा कैसे प्रवेश करती है पहले ये तो देखते हैं। अब देखिए होता क्या कि शीत ऋतु में यानी अक्टूबर और नवंबर में, यहां पे इस मौसम में क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा के नीचे वाले हिस्से पे लंबवत आती है, यानी मकर रेखा पे लंबवत हो जाती है और ऊपर क्या होती है, सूर्य से दूरी बढ़ जाती है यहाँ वाले हिस्से में।
तो क्या होगा, यहाँ पे तापमान अधिक हो जाएगा क्योंकि सूर्य यहाँ पे लंबवत है। तो यहाँ पे जब सूर्य के मतलब सूर्य से दूरी के कारण इस एरिया में तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो नीचे जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में निम्न दाब आ जाता है। निम्न दाब क्यों होता है, क्योंकि हवा यहाँ पे गर्म होकर ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे निम्न दाब हो गया, और इधर ऊपर वाले हिस्से में क्या है, उच्च वायु दाब हो जाता है, और इधर क्या है, उच्च वायु दाब। तो इस कारण से इधर से हवा आती है और वो किधर जाती है, हिंद महासागर की ओर जाती है। यानी उत्तर पूर्वी हिस्से से जो हवा आती है वह वहां से आ करके हिंद महासागर की ओर चली जाती है, और जब हिंद महासागर की तरफ जाती है तो वापसी में यह कर्नाटक वाले हिस्सा, तमिलनाडु वाले हिस्सा में बारिश करवाती है। इसलिए देखते होंगे कि बेंगलोर में अक्टूबर नवंबर के मौसम में भी बारिश हो जाती है। तो यह का कारण यही है। इसके अलावा मौसम का एक और क्या होता है कि सर्दियों में इधर से, सर्दियों में इस साइड यानी कि उत्तर पश्चिमी हिस्सा, उत्तर पश्चिमी हिस्सा जिसको उत्तर पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं, इधर से हवा आती है सर्दियों में, और यह हवा बहुत ही ठंडी होती है। और यह हवा क्या होती है, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा और पंजाब वाले हिस्से यानी दो भाग में बढ़ जाती है। तो जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में बारिश करवाती है हिमपात के रूप में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख इस क्षेत्र में क्या होता है, हिमपात के रूप में बारिश करवाती है, और पंजाब में यह बारिश होती है। तो उत्तर पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी यह एक तरह का चक्रवाती तूफान है जो कि सर्दियों में आता है, तो जिसके कारण बारिश होती है। तो भारत में इन्हीं तीन कारणों से मुख्यतः बारिश होती है, जिससे कि तापमान में बदलाव आता है और यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो अब समझ चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और पवन तत्व, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। अब देखिए, अक्षांश तो हम समझ ही चुके हैं कि 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा तापमान, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे अक्षांश बढ़ता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा, और नीचे भी जैसे जैसे बढ़ेंगे तापमान कम होता जाएगा। तो ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो आधा भाग उष्ण कटिबंध और आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है, लेकिन फिर भी भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु है। ठीक। ऊंचाई, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, औसत ऊंचाई 600 मीटर। अब सोचिए, भारत के उत्तर में जब हिमालय है तो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को रोक देती है, जो कि अभी हमने पढ़ा ही था, और जिसके कारण भारत को अत्यधिक ठंडी से बचा लेती है। और यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, नहीं तो ये तो शीतोष्ण हो जाता। समुद्र से दूरी, समुद्र के नजदीक का जो हिस्सा होता है वहां पे सालों भर तापमान लगभग समान बना रहता है, और जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो समुद्र का असर खत्म होता जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि समुद्र के निकट जो हिस्सा होगा तो समुद्र तेजी से गर्म नहीं होती, समुद्र धीरे से गर्म, बहुत टाइम समय लगता है गर्म होने में और ठंडा होने में। तो गर्मियों में गर्म होने में समय लगता है, तो उसके आसपास का हिस्सा भी उसके प्रभाव के कारण ठंडा रहता है, और सर्दियों में उसको ठंडा होने में समय लगता है, इसलिए उसके आसपास का हिस्सा गर्म ही रहता है। तो लगभग सालों भर एक जैसा मौसम बना रहता है। उसके बाद आता है वायुदाब और पवन। तो वायुदाब और पवन को आज हमने अच्छे से समझा है कि वायुदाब और पवन कैसे अपनी दिशा बदलती है, मानसून कैसे उत्पन्न होता है और क्यों होता है, ये सब कुछ हमने देख लिया। तो बस देखते हैं इसे। वायुदाब हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, वो अभी हमने देखा था। भारत में वर्षा का कारण भी यही है, कौन, वायुदाब। वायु प्रवाह का मुख्य घटक जेट धाराएं हैं, जो कि 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है और हिमालय के दक्षिण में चलती है। तो जेट धाराएं क्या है, जेट धाराएं, इसको हम आगे भी देखेंगे कि जेट धाराएं क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक पर चलती है, और इसमें पवन की गति 110 किलोमीटर से 180 किलोमीटर तक चला जाता है, और गर्मी को छोड़ करके पूरे साल चलती है। और गर्मी में तो समझ भी गए तो बारिश का कारण मानसून है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कोरियालिस बल। अब देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है,
तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है उसके कारण जो बल उत्पन्न होता है उसी को कोरियालिस बल कहते हैं। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिने दिशा की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं दिशा की ओर मुड़ती है। याद रखिएगा कि कोरियालिस बल क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला बल, और इसका वायु पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी को फेरेल का नियम भी कहते हैं। तो समझ में आ गया। उसके बाद जेठ धाराएं तो हमने देख लिया कि गर्मियों में तो मानसून के कारण और सर्दियों में जेठ धाराकार बारिश होती है, और यह भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम हिस्से में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो जेठ धाराएं। अब आते हैं भारतीय मानसून पे। भारतीय मानसून को हमने बहुत अच्छे से देखा। तो भारतीय मानसून का समय 100 से 120 दिन का होता है, मतलब जून से शुरू होता है और मध्य सितंबर तक चलता है। इसके आने का समय सामान्य वर्षों में अचानक वृद्धि हो जाती है। जब यह मानसून आती है ना, देखिए इसके आने के समय सामान्य वर्षा में वृद्धि हो। जब मानसून आती है तो बारिश में क्या कुछ आता है, बहुत बारिश होने लगती है और कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, आपने भी देखा होगा। तो इसी घटना को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको मानसून प्रस्फोट क्या है। मानसून जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। तो हमने देखा ही था कि सबसे पहले केरला में 1 जून के आसपास यह प्रवेश करती है और 2 भागों में बट जाती है, एक पश्चिमी हिस्सा और दूसरा पूर्वी हिस्सा। तो पूर्वी वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और पश्चिमी हिस्सा जो है वह अरब सागर शाखा कहलाती है। तो अरब सागर शाखा जो है वह 10 जून तक मुंबई पहुंचती है। मुंबई, उसके बाद सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य भारत से होते हुए उत्तर की तरफ जाती है। और सेम टाइम क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी वाली धारा असम के पर्वत से टकरा के गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है और वहां जाके फिर दोनों मिल करके पंजाब की तरफ चली जाती है। ये भी हमने मैप में देख लिया है। हमने मैप में देखा था कि यहां से जो मानसून आती है यहां पे 2 भागों में बट गई। एक हिस्सा इधर से घूमते हुए यहां से होते हुए इधर चली जाती है पंजाब की ओर, और दूसरा इधर से मुंबई वाले हिस्से से घुसते हुए मध्य भारत होते हुए यहाँ के मिल जाती है। तो यही तो हम लोग देख रहे थे। अब आगे देखिए, दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दिल्ली में मानसूनी वर्षा किस शाखा का, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है, जो कि मुड़ के उधर पहुंचती है और जून के अंतिम हफ्ते तक पहुंचती है। जुलाई के प्रथम हफ्ते में मानसून कहां पहुंच जाती है, उत्तर प्रदेश के एरिया और पंजाब में। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान पहुंचता है, वहां पे भी बारिश करवाती है। मध्य जुलाई तक हिमाचल पहुंच जाता है, शिमला वाले एरिया में। फिर सितंबर में मानसून वापसी शुरू हो जाता है। सितंबर के महीने में क्या होता है, वापसी शुरू हो जाता है, नीचे का तापमान बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आने लगता है और मध्य अक्टूबर तक उत्तरी भाग से पूरी तरह से हट जाता है और दिसंबर के प्रारंभ तक मानसून क्या होता है, दिसंबर तक वापस हो जाती है और द्वीपों पर मानसून की पहली वर्षा होती है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले मानसून कहाँ टच करती है, मुख्य भूभाग करें तो केरल को, और भारत में ऐसे द्वीप बोलें या फिर भारत के किसी भी हिस्से में तो वो कहाँ, द्वीप पर, अंडमान द्वीप पे सबसे पहले टच करती है और बारिश करवाती है। तो दोस्तों यह था पहला पार्ट और जलवायु थोड़ा सा मुश्किल है। एक बार वीडियो देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा तो निश्चय ही समझ जाइएगा, और इसे मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत की ऋतुओं के बारे में और उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। जय हिंद।